वेलकम टू माय चैनल एसटी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओलंपिस हैज फॉलन। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम अमेरिका के प्रेसिडेंट बेंजीन एशर को दिखाया जाता है और वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक चैरिटी फंक्शन में जा रहे होते हैं। इनको ले जाने के लिए इनका पर्सनल सिक्योरिटी है माइक बैनिंग, जो अमेरिकन सिक्योरिटी सर्विस का बहुत ही इंटेलिजेंट एजेंट भी है। वो अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम के साथ प्रेसिडेंट की पूरी फैमिली और प्रेसिडेंट को लेकर के उनकी मंजिल तक पहुंचने में साथ देता है। और वही रास्ते में हमें दिखाया जाता है कि माइक, जो प्रेसिडेंट बेंजामिन का हाई सिक्योरिटी हेड होने के साथ साथ वो बेंजामिन का बहुत ही खास दोस्त भी है। और माइक से प्रेसिडेंट का बेटा कॉर्नर, ये भी माइक से काफी ज्यादा करीब है। और ये सभी लोग जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वो रास्ता काफी पथरीला होता है। उसी समय एक जानवर जो सिक्योरिटी की गाड़ी के सामने आ जाता है और उस जानवर से टकराने की वजह से प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की जो गाड़ियां होती हैं उन्हें पथरीले रास्ते से स्लिप कर जाती है और उसके पीछे 2-3 सिक्योरिटी की गाड़ियां और होती हैं, वो भी उनका भी उसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी के साथ प्रेसिडेंट की गाड़ी भी अब खाई के पास आकर के लटक जाती है। और ये चीज़ देख करके माइक अब बचे हुए बाकी सिक्योरिटी एजेंट के साथ मिलकर के प्रेसिडेंट बेंजामिन और उनके वाइफ को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और माइक अब सिक्योरिटी एजेंट से गाड़ी के पीछे जोर लगाने के लिए कहता है। वो लोग अब पीछे से गाड़ी को दबा के रखते हैं जिससे कि गाड़ी खाई में ना गिरे। और एक्सीडेंट होने की वजह से जो गाड़ी के दोनों दरवाजे होते हैं वो लॉक हो चुके होते हैं। माइक किसी तरीके से उन दरवाजों को ओपन करता है और प्रेसिडेंट को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसी समय इनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट तो बच जाते हैं लेकिन उनकी वाइफ नहीं बच पाती। और अब यहाँ से हमारा सीन आगे बढ़ता है और हमें 18 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे अब हमें माइक को दिखाते हैं और वो अब अपना सिक्योरिटी का काम छोड़ करके अब गवर्नमेंट के ट्रेजिडी डिपार्टमेंट में काम पे लग गया है। और अब प्रेसिडेंट बेंजामिन ये भी अब अपनी वाइफ को खो देने की वजह से इन्होंने माइक से दूरियां बना ली। और आज प्रेसिडेंट बेंजामिन से मिलने के लिए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट आ रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने साउथ कोरिया के ऊपर काफी तनाव बना रखा है जिससे कि जंग के हालात नजर आ रहे थे। और इसी तनाव को खत्म करने के लिए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अब अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आ रहे होते हैं और उनके पास काफ़ी हाई सिक्योरिटी होती है जिसके साथ वो अब व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। और यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी काफ़ी हाई सिक्योरिटी होती है। ये लोग अब साउथ कोरिया से आए हुए प्रेसिडेंट का अच्छे से वेलकम करते हैं और उन्हें उनके पर्सनल असिस्टेंट गैंग के साथ प्रेसिडेंट बेंजामिन से मिलने की परमिशन दे देते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ को एक अनजान सा प्लेन दिखाते हैं और वो अब अमेरिका की सीमा के अंदर बिना परमिशन के एंटर कर चुका होता है। इस प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट के 2 पायलट जो अपने जेट प्लेन में बैठ करके उस बड़ी सी प्लेन के पास जाते हैं और उस प्लेन के पायलट से प्लेन को नीचे लैंड करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन वो पायलट प्लेन को लैंड करने की बजाय वो अब उन दोनों फाइटर प्लेन के पायलट को गोलियों से तबाह कर देता है जिससे कि उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और जैसे ही इस चीज़ के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट की हाई सिक्योरिटी को पता लगता है और साथ ही साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट इन दोनों को व्हाइट हाउस में बने हुए एक बंकर में ले जाकर के बंद कर देते हैं। और वो लोग ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वो लोग प्रेसिडेंट को सेव रखें। और वहीं दूसरी तरफ हम अमेरिका एयरफोर्स को देखते हैं और ये दोनों और अभी एयरफोर्स उस बड़े से प्लेन को नीचे गिराने के लिए अपने दूसरे फाइटर जेट प्लेन की उड़ाने भरना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम व्हाइट हाउस को देखते हैं जहाँ पे अब अमेरिका प्रेसिडेंट के हाई सिक्योरिटी एजेंट्स जो अब पूरी तैयारी कर लेते हैं। किसी भी तरीके का खतरा अगर व्हाइट हाउस पे आता है तो भी वो लोगों से लड़ने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। और व्हाइट हाउस के हर कोने में भी काफ़ी सारे हथियारों के साथ सभी सिक्योरिटी एजेंट्स तैनात हो जाते हैं। और वहीं हम व्हाइट हाउस की छत पे देखते हैं जहाँ पे एक एडवांस रॉकेट लॉन्च कर दिया जाता है। और तब तक के हम उस बड़ी प्लेन को देखते हैं जो अब व्हाइट हाउस की तरफ आ जाता है और वो अब फायरिंग करना शुरू करता है जिसमें कि काफ़ी सारे व्हाइट हाउस में जितने भी सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। और उसी समय हम अब नॉर्थ कोरिया की टेररिस्ट के ग्रुप को देखते हैं और वो लोग अब व्हाइट हाउस पे ज़मीनी हमला कर देते हैं। और वो लोग यहाँ पे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट क्यूरेस की हाई सिक्योरिटी बन करके आए हुए थे और उन लोगों के पास काफ़ी ताकतवर और काफ़ी भारी हथियार होते हैं जिसकी वजह से व्हाइट हाउस के अंदर एंटर करते हैं। और अब वो लोग व्हाइट हाउस में जितने भी सिक्योरिटी एजेंट्स जो अभी छुपे होते हैं वो उन सभी लोगों को बाहर निकाल कर जान से मार रहे होते हैं। वहीं हमें पास में एक बिल्डिंग दिखाते हैं जो कि एक ट्रेजिडी और वही बिल्डिंग ट्रेजिडी डिपार्टमेंट थी जिसमें माइक काम करता था। वो अब सब कुछ देख रहा होता है, इसी वजह से वो भागते हुए व्हाइट हाउस की तरफ आता है। और वो अब जितने भी टेररिस्ट जमीन में छुप करके व्हाइट हाउस के ऊपर हमला कर रहे होते हैं वो उन सभी को एक एक करके मारने लगता है।
साथ ही अब हम बड़े प्लेन के पास देखते हैं कि एक और फाइटर प्लेन अब उसके पास आ जाता है उसे गिराने के लिए, और वो अब एक मिसाइल लॉन्च करता है जिसकी वजह से वो बड़ा प्लेन हम नीचे गिर जाता है और वो क्रैश हो जाता है। यही पे हम जमीन की तरफ अब उन टेररिस्ट को देखते हैं जो लोग, और वो लोग काफ़ी सारी फायरिंग करने की वजह से अब ये लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट की हाई सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। और वो लोग एक बस में लगी हुई बहुत बड़ी मिसाइल को लॉन्च करके व्हाइट हाउस की एजेंट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। और इसी सारी चीज़ों के बीच में माइक अब किसी तरीके से व्हाइट हाउस के अंदर एंटर कर जाता है। उसी समय नॉर्थ कोरिया के जितने टेररिस्ट होते हैं वो अब काफ़ी भारी मात्रा में बम और बारूद लेकर व्हाइट हाउस के अंदर जाते हैं, और अब अमेरिकन एजेंट्स की जितनी भी बाहर टीम होती है वो सभी मारी जाती है। वहीं हम बंकर में देखते हैं कि अब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ आई हुई एक सिक्योरिटी की चीज़ जो अब अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर के बंकर में जितने भी एजेंट्स होते हैं सभी को अपना बंदी बना लेता है, और साथ ही वो वहाँ के प्रेसिडेंट को भी अपना बंदी बना लेता है। ये सब कुछ अमेरिकन गवर्नमेंट और साथ ही आर्मी के हेड ये सब लोग पेंटागन में बैठ करके इन सारी सिचुएशन से बचने का उपाय निकाल रहे होते हैं। बट तब तक हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस पे अब सभी टेररिस्ट ने अपना कब्जा कर लिया होता है। जो बंकर में साउथ कोरियन के साथ आए हुए उसके सिक्योरिटी एजेंट हेड कैंग का उन लोगों के पास एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें वो सबसे पहले साउथ कोरियन के प्रेसिडेंट को जान से मार डालता है, और फिर कैंग अपने सामने अमेरिका के प्रेसिडेंट पेंसिंग को गन पॉइंट करता है और सभी से और आर्मी ऑफिसर से कहता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट अब हमारे हाथ में है, अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो फिर आर्मी के जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी को अपने हाथ फेंकने के लिए कह दो। और अब मजबूरी में आर्मी ऑफिसर को ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे कनेक्शन कट हो जाता है और हम बंकर का सीन देखते हैं जहाँ पे अब प्रेसिडेंट बेंसनिंग को ये पता चल जाता है कि हमारी सिक्योरिटी टीम का एक एजेंट जिसने गैंग के साथ मिलकर के इन सारे हालातों को पैदा किया है। और वहीं दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो अभी व्हाइट हाउस के अंदर सभी टेररिस्ट को धीरे धीरे करके मार रहा होता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का हाई सिक्योरिटी हेड रह चुका है और वो हमेशा से व्हाइट हाउस सिक्योरिटी करते आया है। और माइक को व्हाइट हाउस में जितने भी खुफिया रास्ते होते हैं, जितनी भी खुफिया इंफॉर्मेशन होती है वो सभी पता होती है, इसीलिए वो एक खुफिया जगह पे जाकर के वहाँ से सैटेलाइट फ़ोन को निकाल देता है और वो उसको पहन करके पेंटागन के सभी ऑफिसर से कांटेक्ट कर लेता है ताकि वो प्रेसिडेंट को बचा सके, और व्हाइट हाउस की जितने भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो सभी उन लोगों को पता चलती रहे। और इसी के साथ माइक को अब कैंग की मांगों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और फिर हमें बंसर दिखाया जाता है जिसमें अब प्रेसिडेंट के साथ और भी कई बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं जिनमें से कैंग अब एक ऑफिसर को पकड़ लेता है। ऑफिसर से कैंग ने उन सभी लोगों को बंदी बना रखा होता है, जिसमें से कैंग अब चीफ जस्टिस ऑफिसर पकड़ता है और उसकी गर्दन पे चाकू रखे उसे सर्विलेंस कोड मांगता है। और सर्विलेंस कोड के बारे में हमें ये बताया गया है कि वो एक सिस्टम है जो अमेरिका को किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब या उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमेशा से मदद करता है, और उस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव और डीएक्टिवेट करने के लिए 3 कोड्स की ज़रूरत होती है। वो 3 कोड उसी बंकर में बंदी बने हुए 3 लोगों की दिमाग में होती है, जिसमें से एक कोड जॉइंट आर्मी चीफ के पास है और दूसरा कोड वाइस प्रेसिडेंट के पास है और तीसरा कोड अमेरिका के प्रेसिडेंट बेंजामिन के पास है। और जब कैंग जॉइंट आर्मी चीफ को मारने के लिए मारने जा रहा होता है, उसी समय प्रेसिडेंट बेंजामिन जो अब तब प्रेसिडेंट कोड बताने के लिए चीफ से कह देता है, चीफ कोड बता देता है, और कोड बताने के बाद पेंटागन में भी पता लग जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए एक कोड का पता लग गया है और वो कोड एक्टिव हो गया है। और पेंटागन में अभी से इसी हलचल मच जाती है, क्योंकि अगर इन 3 कोडों को भी इन 3 कोड को एक्टिव कर दिया गया तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब के खतरे अमेरिका पर मंडराने लगी। और जब ये बात माइक को पता चलती है तब वो यहाँ से प्रेसिडेंट बेंजामिन की बेटी कॉर्नर को व्हाइट हाउस से बाहर निकालने के लिए सोचता है, और इसीलिए माइक अब कॉर्नर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अब कैंग के साथ आए हुए टेररिस्ट को पता लग जाती है। उन्हें पता लग जाता है कि माइक जो अभी इस व्हाइट हाउस में घुसा हुआ है, इसीलिए वो लोग अब माइक को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। और माइक जो अब प्रेसिडेंट के बेटे कॉर्नर के बेडरूम में एंटर करता है, और वॉल के पीछे एक खुफिया रास्ता होता है जहाँ पे माइक जा करके छुप जाता है, और वहीं पे कॉर्नर भी छुपा होता है। माइक अब कॉर्नर को पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे कैंग के सभी टेररिस्ट आ जाते हैं और उन्हें शक हो जाता है कि माइक इस वॉल के पीछे छुपा हुआ है, इसीलिए वो लोग अब वॉल पे फायरिंग करने लगते हैं। माइक अब कॉर्नर को बचाते हुए पेंटागन भी खबर कर देता है कि कॉर्नर अब मेरे साथ है, और साथ ही माइक पेंटागन को ये भी बताता है कि मैं कॉर्नर को लेकर के नॉर्थ साइड के वेंटिलेटर में छोड़ दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको लेकर के चले जाइएगा।
पेंटागन की आर्मी की टीम जो अब वहाँ पहले से ही मौजूद होती है कॉर्नर को यहाँ से सेफली निकालने के लिए, अब माइक कॉर्नर को वेंटिलेटर के बाहर निकाल देता है और अब आर्मी की टीम कॉर्नर को सेफली यहाँ से लेके चली जाती है। और अब के एक ज़रूरी काम पूरा करने के बाद माइक अब सीधे प्रेसिडेंट को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। बट तब तक कि यहाँ पे गैंग जो अब दूसरा सर्वर्स कोड निकालने के लिए वाइस प्रेसिडेंट को काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। ये चीज़ प्रेसिडेंट बेंजामिन देख रहा होता है और वो वाइस प्रेसिडेंट को ऑर्डर देता है कि तुम अपना सर्वर्स कोड बता दो। अब वाइस प्रेसिडेंट सर्वर्स कोड बता देती है जिससे कि अब 3 कोड में से 2 कोड एक्टिव हो जाते हैं। और वहीं माइक को मारने के अमेरिका का एक आर्मी एजेंट जो यहाँ का गद्दार होता है वो अब माइक को ढूंढ करके उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले माइक उस गद्दार को ढूंढ लेता है और उसे जान से मार देता है। और फिर पेंटागन में सभी ऑफिसर्स आर्मी के हेड और सभी ऑफिसर्स होते हैं, ये लोग अब उस न्यूक्लियर बम को एक्टिव होने से रोकने के लिए व्हाइट हाउस की छत से काफ़ी सारे सोल्जर्स को अंदर भेजने की टीम तैयार करते हैं। और अब सभी आर्मी एक प्लेन में बैठ करके व्हाइट हाउस की छत पर उतरने के लिए जा रही होती है, लेकिन तब तक कि यहाँ पे गैंग के सभी एजेंट्स इन लोगों ने एक बहुत खतरनाक वेपन हाइड्रा को पहले से ही व्हाइट हाउस की छत पे तैनात कर रखा होता है। और इसीलिए अब जैसे ही आर्मी के सभी हेलीकॉप्टर्स व्हाइट हाउस की छत पे आते हैं तब तक ये हाइड्रा एक्टिव होकर के गोलीबारी करने लगता है। अभी आर्मी के लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे अब माइक भी आ जाता है और वो अब हाइड्रा को रोकने के लिए एक रॉकेट लॉन्च कर देता है। और अभी भी एक आर्मी का एक फाइटर प्लेन व्हाइट हाउस की छत पे ही गोली लगने की वजह से क्रैश हो जाता है। और इन सब चीज़ों की वजह से गैंग जो अब काफ़ी गुस्से में होता है और वो अब पेंटागन में अपनी मांगी पूरी करने के लिए सभी से बोलता है। इसीलिए वो अब कोरिया से वापस लौटने के लिए अपनी फौज और साथ ही समंदर में 7 सीट को वापस बुलाने के लिए पेंटागन को सिर्फ 1 घंटे का समय देता है। और जैसे ही लोगों का काम पूरा हो जाएगा तब अपने आप को और अपने सभी एजेंट्स को यहाँ से निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी मंगवाता है। और अब 1 घंटे बीत जाते हैं जिससे कि अब तक पेंटागन के लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं और इसीलिए उन्हें गैंग की बातें अब माननी पड़ती हैं, जैसे कि अब कोरिया से सारी जमीनी ताकत और साथ ही समुद्र में जितने भी शिप्स एक्टिव होते हैं जो आर्मी के होते हैं उन सभी को हटाने का हुक्म जारी कर देते हैं। और साथ ही गैंग और उसके सभी साथियों को यहाँ से जाने के लिए अब व्हाइट हाउस की तरफ एक हेलीकॉप्टर भी भेज दिया जाता है। और ये सब कुछ इन लोगों को इसीलिए करना पड़ता है ताकि वो लोग प्रेसिडेंट की जान बचा सके। और वहीं दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो अब गैंग को रोकने के लिए मौका ढूंढ रहा होता है। और गैंग बंकर के अंदर प्रेसिडेंट कंप्यूटर से का आखिरी कोड हैक करके एक्टिव कर देता है। और जैसे ही अब ये टाइम लिमिट खत्म होगी तो अमेरिका के अंदर जितने भी न्यूक्लियर बम अपनी जगह पे रखे हुए हैं वो सब अपने साइडम में ब्लास्ट हो जाएंगे, जिससे कि पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा। और अब गैंग अपने सभी साथियों को काला सूट पहना करके भेजे हुए हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा करके निकल रहा होता है। और जैसे ही अभी लोगों का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है तभी वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर जाता है। ये चीज़ करके पूरे अमेरिका में दहशत फैल जाती है क्योंकि इस धमाके में अमेरिका प्रेसिडेंट बेंजामिन मारा जाता है। और ये यहाँ पे अब पेंटागन के लोगों को पता लग जाता है कि ये सब कुछ गैंग की एक चाल थी। और अब माइक भी समझ जाता है कि गैंग ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है क्योंकि वो अब अपने ही लोगों में यूएस प्रेसिडेंट को छुपा करके हेलीकॉप्टर में ले जाएगा और उससे ये सब कुछ हमें गुमराह करने के लिए ही किया था। और वो समझ जाता है कि अभी भी गैंग अपने सभी साथियों के साथ और साथ ही प्रेसिडेंट बेंजामिन के साथ बंकर के अंदर अभी मौजूद है। और अब गैंग अपने सभी साथियों के साथ बंकर के अंदर बने हुए टनल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सब कुछ माइक को पता चल जाता है, इसीलिए गैंग जैसे ही अब टनल को ओपन करता है तब उसके सामने माइक आ जाता है और वो अंदर घुस करके सभी गैंग के सभी साथियों को मारने लगता है। और प्रेसिडेंट बेंजामिन भी अब माइक का साथ देने लगते हैं और वो भी गैंग से लड़ाई करता है। इस बीच प्रेसिडेंट को गोली लग जाती है और प्रेसिडेंट को गोली लगने की वजह से माइक को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अब गैंग भी फाइट करता है। वो काफ़ी बार गैंग को मारता है, लेकिन गैंग भी अभी माइक से बराबर फाइट कर रहा होता है और गैंग बुरी तरीके से माइक को मार रहा होता है। उसी समय माइक अपनी किसी तरीके से जान बचाता है और पास में एक चाकू पड़ी होती है जिसे माइक उठाकर गैंग के सर में घुसोड़ देता है, जिससे कि अब वहीं पे गैंग की मौत हो जाती है। और माइक जो अब सीधे प्रेसिडेंट के पास आता है उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंट सर्वरस कोड को डीएक्टिवेट करने के लिए कहते हैं क्योंकि अब न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे जिससे कि पूरा अमेरिका तबाह हो जाता। इसीलिए अब माइक वहाँ से सीधे सर्वरस कोड को डीएक्टिवेट करने के लिए लग जाता है और वो अब पेंटागन की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है, इससे कि माइक अब पूरे अमेरिका और साथ ही प्रेसिडेंट की जान बचा लेता है।
इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।